हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम प्रोनाउन की पढ़ाई करने वाले हैं। आज हम सीखेंगे कि प्रोनाउन क्या होते हैं, इनके कितने टाइप्स होते हैं, इनको कैसे यूज किया जाता है, इनका यूज करने का सही तरीका क्या है। बहुत सारी कंफ्यूजन्स है और उन कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए ये वीडियो आपके लिए स्पेशली बनाया गया है। सो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, समझते हैं कि प्रोनाउन होता क्या है। सबसे पहले देखते हैं कि इस पैराग्राफ में कोई प्रॉब्लम है क्या, आप फाइंड आउट करो। देखते हैं कि ज़ारा इज अ काइंड गर्ल, ज़ारा एक दयालु लड़की है। ज़ारा हेल्प्स द पुअर, ज़ारा गरीबों की मदद करती है। ज़ारा गोज टू स्कूल एवरी डे, ज़ारा हर दिन स्कूल जाती है। ज़ारा डज नॉट वेस्ट ज़ारा's टाइम, ज़ारा का टाइम वेस्ट नहीं करती है। कोई प्रॉब्लम है क्या इस सेंटेंस में? हाँ, समझ गए। ये वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है ना। और अक्सर जब हम किसी के बारे में बात करते हैं तो उसका नाम बार बार रिपीट नहीं करते हैं, हम सिर्फ फर्स्ट टाइम ही उसका नाम यूज करते हैं और बाद में फिर हम उसे वो, वह ऐसे वर्ड्स के साथ डिनोट करते हैं। तो सेम यहां पर भी है, हम बार बार नाम को रिपीट ना करें, इसके लिए हम नाम क्या है, नाम होते हैं नाउन, तो इसी की जगह पर हम यूज करते हैं प्रोनाउंस। ठीक है, अब देखो जो नेक्स्ट सेंटेंस है, हमने सबसे पहले बता दिया हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं ज़ारा के बारे में कि वो एक दयालु लड़की है। और अगली बार से मुझे उसका नाम यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर बार जब आप नाम यूज करते हो तो पैराग्राफ थोड़ा अटपटा हो जाता है, बात करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है और अपना मैसेज अच्छे से क्लियर नहीं कन्वे होता है। सो यहां पर हम शी वर्ड का यूज कर रहे हैं। क्योंकि ये एक लड़की है। अगर लड़का होता तो हम ही लगाते, एक से ज्यादा होते तो हम दे लगाते। मैं अपने बारे में बात करता तो हर बार मैं अपना नाम लेकर काम नहीं चलाता, ठीक है ना। मैं उसके लिए वर्ड यूज करता हूं आई। जब मुझे तुम कहना है, ठीक है, मतलब तुम्हारे नाम, तो फिर मुझे यू वर्ड का यूज करना होता है, या फिर आप कहो तो भी, ठीक है। सो होप यहां पे सबको क्लियर हुआ होगा। यहां पर नाम को, मतलब कि नाउन्स को रिपीट करना ना पड़े, इसलिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। क्लियर? बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है। वर्ड्स दैट आर यूज्ड, ऐसे शब्द जिनका इस्तेमाल किया जाता है इन प्लेस ऑफ नाउन, नाउन के जगह पर, ये कभी भी नाउन के साथ में यूज नहीं होते हैं। जैसे हम आगे देखने वाले हैं, कुछ कुछ जगहों पर बच्चे यही मिस्टेक करते हैं। सो वो मिस्टेक ना हो, ठीक है। टू अवॉइड रिपीटेशन, किस चीज के लिए? कि किसी भी सेंटेंस में जिसके बारे में हमने बता दिया है पहले, बार बार उसका नाम रिपीट करना ना पड़े, इसलिए हम यूज करते हैं प्रोनाउंस को, ठीक है। अब देखो प्रोनाउन के लगने से हमारा जो पैराग्राफ है कितना अच्छा हो जाता है। जैसे कि ज़ारा इज अ काइंड गर्ल, शी हेल्प्स द पुअर। मैं बार बार जब ज़ारा कहता हूं तो एक मैसेज को दूसरे को बताने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, और उस दिक्कत को हटाने के लिए हमने क्या किया, हमने यूज कर लिया है प्रोनाउन। सो शी हेल्प्स द पुअर, शी गोज टू स्कूल एवरी डे, शी डज नॉट वेस्ट हर। देखो यहाँ पे ज़ारा के लिए अलग वर्ड यूज हुआ है। सो यही तो सीखना है, प्रोनाउन में कितने टाइप के वर्ड्स होते हैं, उसके कितने टाइप्स होते हैं, पूरे के पूरे 10 टाइप्स। और आज के इस वीडियो में हम सारे 10 टाइप को अच्छे से क्लियरली एग्जाम्पल के साथ हम सीखने वाले हैं। सो मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि अगर आपने बीच में छोड़ा तो अधूरा ज्ञान, और अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। सो चलिए शुरू करते हैं। कुछ वर्ड्स हम दिखा देते हैं यहां पर। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या है, आई यू, वी दे, ही शी इट, फिर समवन, हु, फ्यू, मैनी एक्सेट्रा, ये सारे वर्ड्स और इनमें छुपे हुए बहुत सारे कंफ्यूजन्स, वो कंफ्यूजन हम दूर करेंगे। सो चाहे आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर रहे हैं, आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए इसे सीख रहे हैं, इस वीडियो को कंप्लीट देखें। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। तो चलिए यहां देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। बेसिकली हमारे पास 10 अलग अलग टाइप के प्रोनाउंस होते हैं। एक पर्सनल है, फिर एक पोजेसिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन और इंडेफिनिट प्रोनाउन। अगर आप चाहते हैं कि प्रोनाउन में अब आगे आपको कोई भी डाउट ना रहे, कोई प्रॉब्लम ना आए, तो आप इन 10 टाइप्स को पूरा देखिएगा और आपको रिवीजन भी करनी होगी, क्योंकि हम कोई कॉन्सेप्ट देख लेते हैं और उसके बाद रिवीजन नहीं करते हैं। हो जाते हैं।
तो सबसे पहला है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब ये किसी भी स्पेसिफिक पर्सन, किसी निश्चित व्यक्ति, किसी निश्चित वस्तु के साथ लगाए जाते हैं। ठीक है, पर्सनल, जैसे कि मैं अपने लिए वर्ड यूज करता हूं आई। अब आई को जब आप हिंदी में देखते हैं तो 3 अलग अलग वर्ड के लिए आई का यूज हो सकता है, जैसे कि मैं, मेरा, मुझे। ठीक है, जैसे मुझे घर जाना है, आई हैव टू गो, मुझे के लिए क्या लगा, आई लगा। ठीक है, अब यही छोटी छोटी चीजें कंफ्यूज करती हैं, तो इसकी प्रैक्टिस हम करने वाले हैं। जैसे मुझे घर जाना है, आई हैव टू गो। ठीक है, जैसे कि मैं बिजी हूं, आई एम बिजी। जैसे कि मेरा आइसक्रीम खाने का मन है, सो आई वॉन्ट टू ईट आइसक्रीम। ठीक है, तो इस तरीके से सेंटेंसेस बनते हैं। वैसे ही यू से बना तुम, तुम्हारा, तुम्हें, वी से हम, हमारा, हमें, दे, वे, उनका, उन्हें। एक से ज्यादा लोगों के लिए हम वर्ड यूज करते हैं दे। ठीक, फिर ही से वह, उसका और उसे, शी, वह, उसका, उसे। ये किसी बॉय के लिए यूज होता है और ये किसी गर्ल के लिए यूज होता है। इट किसी भी नॉन लिविंग के लिए यूज होता है। ठीक है, किसी निर्जीव वस्तु के लिए, जैसे कि ये क्या है, ये पेन है, नॉन लिविंग थिंग है, तो क्या लगाया, हम लगाए इट। या फिर किसी जानवर के लिए यूज होता है, किसी एनिमल के लिए यूज होता है, जिसमें आप लड़का लड़की नहीं बता सकते हैं, उसमें क्या लगाएंगे, उसमें लगाइए इट। क्यों, लड़के के लिए ही लगाए, लड़की के लिए शी लगाए। अब जहां लड़का लड़की नहीं बता सके, जैसे कि लैपटॉप हो गया, अब लैपटॉप ना लड़का ना लड़की, तो क्या लगाएंगे, इट लगाएंगे, नॉन लिविंग थिंग है। वैसे ही अगर छोटे छोटे जानवर हैं या फिर कोई कीड़ा है तो उसके लिए क्या लगाएंगे, इट लगाते हैं। क्यों, उसमें लड़का लड़की का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अब यहां ध्यान देने वाली चीज है सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। पर्सनल प्रोनाउन के अंदर 2 चीजें हैं, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। सबसे पहला सब्जेक्टिव, मतलब ऐसे वर्ड्स जो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट बनने का काम करें। देखिए, बेसिक सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है और फिर लगाते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो वर्ब के पहले कभी भी आपको प्रोनाउन अगर यूज करना है, किसके पहले, वर्ब के पहले या फिर हेल्पिंग वर्ब के पहले, तो आपको सब्जेक्ट इनमें से चुनना है। ठीक है, ये सारे वर्ड्स। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि मी गोइंग टू मार्केट या मी इज गोइंग टू मार्केट, दिस इज अ रॉन्ग। ऐसे तो खैर कोई करता भी नहीं है। ठीक है ना, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे बहुत सारे अब यहां पे मिस्टेक होता है, जैसे कि मेरा दोस्त और मैं, तो क्या बनेगा सेंटेंस, माय फ्रेंड एंड मी। अब यहां पे कुछ लोग मी का यूज करते हैं एंड दैट इज अ रॉन्ग सेंटेंस, दैट इज अ रॉन्ग वे टू यूज। ये गलत तरीका है यूज करने का। क्यों, मी को आप वर्ब के पहले, हेल्पिंग वर्ब के पहले कभी भी सेंटेंस में नहीं लगा सकते हैं। सो माय फ्रेंड एंड मी आर गोइंग टू मार्केट। ठीक है, मेरे दोस्त और मैं। ठीक, यहां पर मी वर्ड का यूज ही नहीं हो सकता है। यहां क्या लगना चाहिए, यहां लगेगा आई। क्यों, क्योंकि ये दोनों वर्ब है और वर्ब के पहले मी का यूज कभी भी कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है ना, सो आपको होप क्लियर हुआ होगा। वर्ब के पहले अगर आपको यूज करना है तो आप इनमें से सब्जेक्टिव केस वाले वर्ड्स यूज करेंगे। कौन कौन से, ये हैं आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट। ठीक है, ये 7 अलग अलग वर्ड्स हैं जिनका सब्जेक्टिव केस के अंदर यूज होता है। चलिए अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव केस। वर्ब के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद या वर्ब के बाद जब यूज करना होगा तो आप इनमें से किसी वर्ड का यूज नहीं करेंगे, आप यूज करेंगे ऑब्जेक्टिव केस वाले वर्ड्स का। ठीक है, चाहे वो मी है, यू, अस, देम, हिम, हर, इट, इनमें से। ठीक है, कुछ कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि यू नहीं चेंज होते। ठीक, वैसे ही इट भी चेंज नहीं होगा। बाकी सब के लिए हमने अलग अलग वर्ड लिया हुआ है। सो मी का मतलब क्या होगा, मुझे, जैसे उसने मुझे बुलाया। ठीक, ही कॉल्ड मी, उसने मुझे पार्टी में इनवाइट किया, ही इनवाइटेड मी। ठीक है, सो इस तरीके से बनता है। जैसे आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, यू। ठीक है, तुम्हारी, तुम्हें। ठीक, फिर वैसे ही हम, हमें के लिए क्या वर्ड यूज होगा, अस। फिर देम, उनका। ठीक है, फिर हिम, ये लड़कों के लिए यूज होता है, हर लड़कियों के लिए यूज होता है। इट, फिर वही नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज किए जाएंगे। सो होप आपको ये पर्सनल प्रोनाउन क्लियर हुआ होगा। ठीक, अब हम चलते हैं अगले पार्ट में जो हमारा अगला टाइप होने वाला है। यहां पर है हमारा अगला पार्ट, दैट इज पर्सन इन प्रोनाउन। ठीक है, अब
पर्सनल प्रोनाउन में भी 3 अलग अलग कैटेगरीज हैं, ठीक है, 3 अलग अलग कैटेगरीज। ये आपने अक्सर सुना होगा कि ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर, थर्ड पर्सन का प्लूरल। ये आप अक्सर सुनते रहते हैं ना, फर्स्ट पर्सन में भी आता है सिंगुलर और फर्स्ट पर्सन का आता है प्लूरल। तो ये पर्सन क्या होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है, ठीक है। चलिए, बहुत छोटी सी चीज है, समझते हैं। जो भी बोलने, अगर 2 लोग बात कर रहे हैं तो जो बोलने वाला व्यक्ति होगा ना, वो है फर्स्ट पर्सन। जैसे अभी के केस में आप इस वीडियो को देख रहे हो और बोल कौन रहा है, मैं बोल रहा हूं। तो मैं यहां पे क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन। और अपने लिए मैं कौन सा प्रोनाउन यूज करूंगा, अपने लिए मैं आई वर्ड का ही तो यूज करूंगा ना। तो ये जो आई है वो फर्स्ट पर्सन। कभी भी बोलने वाला व्यक्ति हमेशा आई वर्ड का यूज करता है। सो आई इज अ फर्स्ट पर्सन। क्लियर है सबको। फिर अगर एक से ज्यादा लोग बोले तो, एक से ज्यादा लोग बोले तो वी, हम। जैसे हम आपके घर आ रहे हैं पार्टी में, ठीक है, सो हम आ रहे हैं, एक से ज्यादा हो गए और हम सबके सब बोल रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या रहेगा, वी। तो होप आपको फर्स्ट पर्सन समझ में आया होगा। फर्स्ट पर्सन मतलब बोलने वाला, जब 2 लोग बात कर रहे होंगे, ठीक है, उस टाइम पर। फिर सेकेंड पर्सन क्या होता है, सेकेंड पर्सन जो सुन रहा है, जो सुनने वाला जो होता है वो सेकंड पर्सन, और जो बोलने वाला होता है वो होता है फर्स्ट पर्सन। बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन मिल करके अगर किसी तीसरे के बारे में बात करें, ठीक है, जैसे मैं और आप मिल करके अगर बात कर रहे हैं किसी एक्टर की, ठीक है, जैसे कि रणवीर सिंह की, सो रणवीर सिंह हमारे लिए क्या हो गया, थर्ड पर्सन हो गया। जैसे आप और मैं मिल करके बात कर रहे हैं इस पेन की, तो ये पेन हो गया हमारे लिए थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन कोई इंसान हो सकता है, कोई जानवर हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, कोई जगह हो सकती है। जैसे आप और मैं मिल करके बात कर रहे हैं कि दिल्ली एक बहुत अच्छी जगह है, सो हम किसके बारे में बात करें, दिल्ली के बारे में। सो दिल्ली हमारे लिए हो जाएगा थर्ड पर्सन, ठीक है। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर भी होता है, थर्ड पर्सन प्लूरल भी होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर मतलब जब आप किसी एक व्यक्ति के बारे में बात करोगे, जैसे अभी मैंने कहा दिल्ली, तो दिल्ली क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर, एक के बारे में बात किया ना। दिल्ली एंड बॉम्बे अगर मैंने बोला तो वो प्लूरल हो जाएगा, एक से ज्यादा हुए तो प्लूरल। अगर मैंने कहा चिड़िया, बर्ड, थर्ड पर्सन, बर्ड्स तो क्या हो गए, प्लूरल हो गए, ठीक है। अब थर्ड पर्सन में वो तो नाउन के थे, अब यहां पर ही किसी लड़के के लिए यूज किया तो ही, किसी लड़की के लिए बताया शी, जैसे शी इज एन इंजीनियर, कि वो एक इंजीनियर है। ही इज माई फ्रेंड, ये मेरा दोस्त है, ठीक है। बोलने वाला मैं, आई, सुनने वाले आप, यू, और हम मैं अपने दोस्त के बारे में बता रहा हूं, तो वो क्या हो गया, वो हो गया मेरा थर्ड पर्सन, ठीक है ना। फिर इट, जैसे हमने मिलकर के इसके बारे में बात की थी, तो ये है इट, ठीक है। इस बोर्ड के बारे में बात करेंगे, ये होगा इट। और दे होता है प्लूरल, एक से ज्यादा लोग होते हैं तो हम लगा देते हैं थर्ड, ठीक है, थर्ड पर्सन का प्लूरल। क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नाउन, पोजेसिव प्रोनाउन दिखाता है अधिकार को, ठीक है, क्या दिखाएगा, अधिकार। अधिकार, जैसे ये मेरा पेन है, तो ये जो वर्ड है ना मेरा, ये क्या है, ये अधिकार को दिखा रहा है, ठीक है। जैसे कि ये हमारी क्लास है, तो हमारी, हमारा तो दिखा रहा है। जैसे ये मेरी घड़ी है, ठीक है, सो मेरा, तो मेरा, तुम्हारा, इसका, उसका, ये जितने भी वर्ड्स हैं इंग्लिश के अंदर, ये सारे के सारे पॉसेसिव प्रोनाउन के अंदर में आते हैं। लेकिन इसमें छोटी सी कंफ्यूजन है, तो आप इस टेबल का वेट करेंगे, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। अक्सर ये लोगों को कंफ्यूज करता है, ठीक। चलिए सबसे पहले तो थोड़े एग्जांपल्स देख ले हम। पोजेसिव प्रोनाउन मतलब अधिकार, प्रोनाउंस दैट कैन ऑल्सो शो पोजेशन, जो अधिकार को दिखाए कि ये मेरा है, वो तुम्हारा है, ये हमारा है, ये उन लोगों का है, इस तरीके से, ठीक। जैसे कि बॉबी इज अ ब्रदर ऑफ माइन, ठीक है, जो बॉबी है वो मेरा भाई है, इज ब्रदर ऑफ माइन। माइन का मतलब मेरा। सर माई का मतलब भी तो मेरा होता है, फिर माइन वर्ड क्यों आया, अभी इसी को डिस्कस करने वाले हैं, यही कंफ्यूजन है, ठीक है। फिर इज दिस कंप्यूटर योर्स, ठीक है, योर्स मतलब क्या ये कंप्यूटर तुम्हारा है। फिर दैट हाउस वॉज अवर्स, वो घर हमारा था, ठीक, हमारा। फिर दीज बुक्स आर माइन, ये किताबें मेरी है, ठीक है। क्लियर हो रहा है। अब ध्यान से समझो, यहां पर
माइन का मतलब मेरा और माई मतलब भी मेरा, योर्स का मतलब तुम्हारा, देखो एस एक्स्ट्रा है, ठीक है, और यहां पर योर का मतलब तुम्हारा, आवर्स का मतलब हमारा, आवर का मतलब भी हमारा, देयर्स का मतलब उनका, देयर मतलब उनका, हिज का मतलब उसका, तो हिज मतलब उसका, हर्स का मतलब उसका, तो हर मतलब उसका, और इट्स इसका, इट्स इसका। क्या डिफरेंस है दोनों में? कब मुझे माई वर्ड का यूज करना है और कब मुझे यूज करना है माइन। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, ये जो टेबल आप देख पा रहे हैं ये है आपके पोजेसिव प्रोनाउंस की, ठीक है, और ये जो वर्ड है ना माई, माई वाला, ये है पोजेसिव एडजेक्टिव्स, ठीक है। क्यों? एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स दैट क्वालिफाई नाउन, और एडजेक्टिव हमेशा किसी नाउन के पहले लगता है, ठीक है। तो बुक हमारा क्या है? नाउन है, नाउन के पहले लगा माई, तो माई क्या होना चाहिए? माई है एडजेक्टिव, ठीक है, ये प्रोनाउन नहीं है। बहुत बच्चे, बहुत सारे इंग्लिश लर्नर्स यहीं पे मिस्टेक करते हैं, उनको लगता है कि माई क्या है? माई प्रोनाउन है, बट माई इज एडजेक्टिव। बड़ी सिंपल सी एक्टिविटी है, आप कैसे समझ सकते हैं? आप ऐसे समझिए कि एडजेक्टिव हमेशा किसी ना किसी नाउन के पहले आएगा, ठीक है, हम आगे भी पढ़ने वाले हैं। तो अगर किसी ने कहा दिस बुक, तो आप क्या कहिएगा? क्या है ये? दिस है एडजेक्टिव, ठीक है। लेकिन अगर दिस ऐसे ही यूज हुआ है, दिस इज माई बुक, ठीक है, तो यहां दिस के बाद कोई नाउन नहीं है, सो ये दिस क्या हो गया? ये हो गया हमारे लिए प्रोनाउन। इज इट क्लियर? ठीक है, होप आपको ये चीजें क्लियर हो रही होंगी, ठीक। अभी थोड़ा और इसको डिटेल में समझते हैं। क्या समझना है? यहां देखिए, माइन क्या है? पोजेसिव प्रोनाउन है। इसके बाद क्या कोई ऑब्जेक्ट है? नहीं है ना, ठीक है, इसी चीज का ध्यान रखना है। जब पोजेसिव प्रोनाउन आएगा तो इन वर्ड्स के सामने, ठीक है, आपको इन वर्ड्स के आगे आपको कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट यूज नहीं करना है। यहां देखिए, योर्स, योर्स के बाद नो ऑब्जेक्ट, ठीक है, आवर्स, आवर्स के बाद नो ऑब्जेक्ट, ठीक है, माइन, माइन के बाद नो ऑब्जेक्ट। क्लियर है ना? तो ये जब भी लगेंगे इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, तो इस बात का खास ध्यान रखेंगे। अगर योर में एस लगा है तो नो ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपको कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं यूज करना है, ठीक है। और जब पोजेसिव एडजेक्टिव आता है तो इसके बाद हम किसी न किसी वर्ड का, किसी ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, जैसे कि यहां पे हो गया देयर, सो देयर मिस्टेक, उनकी गलती, ठीक है, और द मिस्टेक इज देयर्स, गलती उनकी है, ठीक है। यहां पर एस लगा देने से आपको इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। होप क्लियर हुआ होगा। अब आगे चलते हैं, और अगर इस सेक्शन में अभी भी डाउट है तो आप कमेंट करिए, मैं इसके लिए एक डेडिकेटेड अलग सा छोटा सा वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें और हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अभी हमने दो प्रोनाउन को डिस्कस कर लिया है, एक पर्सनल जो मेरे तुम्हारे के लिए यूज होता है, ठीक है, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में, दूसरा हमने पढ़ा है पॉसेसिव प्रोनाउन, अब तीसरा पढ़ेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। आप कभी भी फोन खरीदने जाते हो, आप कोई दूसरी चीज, आप कार बाइक अगर देखने गए, खरीदने गए, तो वहां पर आपको डेमो दिखाते हैं। आप ट्यूशन के लिए जाते हैं, वहां पर डेमो क्लासेस होती हैं, तो डेमो का मतलब क्या होता है? डेमो का मतलब होता है टू शो, किसी चीज को दिखाना, ठीक है। सो इनमें ऐसे वर्ड्स आएंगे जो किसी ना किसी चीज को दिखाने के काम आते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, वर्ड्स दैट इंडिकेट नाउन्स इन अ सेंटेंस, दिस, दैट, दीज या दोस, ठीक है। दिस इज माई वॉच, दिस ने क्या दिखाया किसको? दिस इज माई वॉच, ठीक है। मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या दिस इज माई लैपटॉप? क्योंकि मेरे हाथ में अभी लैपटॉप है ही नहीं, तो इसके लिए अभी दिस लगाना गलत होगा, ठीक है। क्यों? जिस चीज को आप दिखा सकते हो वहां के लिए आपको क्या लगाना है? दिस, दैट, दीज या फिर दोस, ठीक है। अब इनके मीनिंग भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं दिस का वर्ड क्यों यूज होता है, कब यूज होता है, फिर दैट का कब यूज होता है। दिस और दैट तब यूज करोगे जब आपका नाउन सिंगुलर होगा, ठीक है। जैसे कि दिस इज अ पेन, ये एक पेन है, एक है, इसलिए मैंने क्या लगाया? दीज, ठीक है, दिस। नेक्स्ट इज दैट, दैट कब लगाएंगे? जो भी चीजें, देखो दिस का यूज कब करते हैं? जब कोई वर्ड
दिस का यूज कब करते हैं? जब कोई हमारा नाउन पास में होता है, ठीक है, और जब कोई भी चीज अगर हमसे दूर है, ठीक है, जैसे कि वो मेरा घर है, अब घर मेरे से दूर है तो मैं क्या बताऊंगा? दैट इज माई हाउस, ठीक है ना। नेक्स्ट इज दीज एंड दोज। ये तब यूज होते हैं जब हमें किसी प्लूरल ऑब्जेक्ट के बारे में बात करना है। जब एक से ज्यादा चीजों के बारे में बात करेंगे सो दीज लगाएंगे, जैसे कि दीज आर एग्जाम्पल्स। ये सब के सब क्या है? एग्जाम्पल्स है। एक से ज्यादा है ना एग्जाम्पल्स, इसलिए मैंने क्या लगाया? दीज, ठीक है। एक था तो क्या लगाता? 10, और एक से ज्यादा हो गए तो दीज लगाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट दोज, जब कोई भी चीज एक से ज्यादा हो और दूर हो, ठीक है, जब पास है सो दीज, ठीक, क्लियर हुआ होगा। अगर कोई चीज पास में है और एक है तो दिस। अगर कोई चीज पास में है एक से ज्यादा है, ठीक है, तो मैं क्या लगाऊंगा? दीज। कोई चीज दूर है और एक है तो दैट, जैसे वो मेरी कार है, दैट इज माई कार। और एक से ज्यादा अगर कुछ है, दूर है, तो दोज लगाएंगे, जैसे कि दोज आर माई स्टूडेंट्स, वो सब मेरे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना। बट आप जब उनको दिखा सको तब ही दिस दैट दीज और दोज वर्ड का यूज करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब हम चलते हैं अगले टाइप की तरफ। इनको हम कहते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। अब ये ऐसे प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है? इंट्रोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चंस। सो ऐसे नाउन जो क्वेश्चंस पूछने के काम आए, ठीक है, जो क्वेश्चन की तरह यूज होते हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर, उनको हम कहते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जैसे कि प्रोनाउंस दैट आस्क क्वेश्चंस, ऐसे प्रोनाउन जो सवाल पूछते हैं, जैसे कि हु से क्या पूछते हैं? हु से हम पूछते हैं कौन, ठीक है। हुम का मतलब किसे, हुज का मतलब किसका। फिर व्हाट का मतलब क्या, और विच का मतलब होता है कौन सा। और अगर आपको इन क्वेश्चंस से क्वेश्चंस बनाने में प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें हमने खूब सारी प्रैक्टिस की हुई है हर एक वर्ड को लेकर के, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सो आप वहां से चेकआउट कर लेंगे। लेकिन अभी इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। सो हु का मतलब कौन, जैसे हु इज एट द डोर, ये किसी नाउन की जगह पे यूज हुआ है। मान लो अगर मुझे पता होता कि गेट पर कौन है, सो मैं कहता कि रवि इज एट द डोर, दरवाजे पर कौन है? रवि है, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं पता, तो इस नाउन, ये जो हमारा रवि है, ठीक है, इसकी जगह पर हमने एक वर्ड यूज किया है। क्या यूज किया है? हु। क्लियर है ना। सो हु इज एट द डोर, दरवाजे पर कौन है, ये हु हो गया। देयर इज वन वैन मिसिंग, एक वैन है, एक गाड़ी है जो मिसिंग है। हुज हैजंट अराइव्ड, किसका नहीं आया है, ठीक है। तो किसका वैन नहीं आया है? तो मान लो अंकित्स वैन इज मिसिंग, ठीक है, अंकित्स हैजंट अराइव्ड, किसका? अंकित का। तो ये देखो फिर से एक नाउन की जगह पर यूज हो गया ना, ठीक। सो ये जो वर्ड्स है इसीलिए तो यूज होते हैं। विच, कौन सा, विच ऑफ दीज इज द रोड टू योर हाउस। फिर व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, ठीक। अगर मुझे तुम्हारा नाम पता होता तो मैं बोल देता, ठीक। फिर whom आर यू टॉकिंग टू, तुम किससे बात कर रहे हो अभी वीडियो देखो, बातें नहीं, ठीक है। चलो अब होप इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आप सभी को क्लियर हुआ होगा। जब भी सवाल पूछना होता है हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश में अच्छे अच्छे सेंटेंसेस बनाएं, सही सेंटेंसेस बनाएं, और अगर आपको प्रॉब्लम आती है सेंटेंसेस बनाने में, तो अभी जैसे मैंने बताया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए मैंने ऑलरेडी लिंक पोस्ट किया हुआ है, जिसके लिए आपको सिर्फ क्लिक करके वीडियो तक पहुंचना है। चलिए, अगर आप वीडियो में यहां तक हैं तो आपको एक मजेदार कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। अभी हम सीखने वाले हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन को। सो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है समझते हैं। प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू शो दैट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज रिसीविंग द एक्शन ऑफ द वर्ब, ठीक है। मजेदार बात यह है कि जब कभी भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेंटेंस में सेम होते हैं,
ठीक है, सब्जेक्ट भी वही, ऑब्जेक्ट भी वही, तो फिर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं ऐसे शब्दों को। ठीक है, जैसे कि आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को चोट पहुंचाई। क्या वर्ड आया? खुद को। ठीक है, मैंने खुद को चोट पहुंचाई। यहां पर चोट पहुंचाने वाला कौन है? मैं हूं। चोट किसे पहुंचा? मैं हूं। तो यहां पर क्या हुआ? सब्जेक्ट भी मैं और ऑब्जेक्ट भी मैं ही हूं। क्लियर हो रहा है? ठीक, यहां पे जैसे कि आई मेड द पाई माई सेल्फ, ठीक है, मैंने खुद के लिए एक पाई बनाया, केक बनाया। किसके लिए बनाया? अपने लिए। बनाने वाला कौन? मैं, और खाऊंगा भी मैं ही। ठीक है ना। फिर शी इज वेरी विथ हर सेल्फ, ठीक है, शी इज वेरी हैप्पी विथ हर सेल्फ। एक वर्ड मिसिंग है आई गेस। शी इज वेरी हैप्पी विथ हर सेल्फ, वो खुद के साथ बहुत खुश है। ठीक है, किसके साथ? खुद के साथ। ठीक है, खुद के साथ। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, जैसे मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूं, आई एम वेरी हैप्पी विथ यू। सो यहां दो ऑब्जेक्ट हो गए, आई और यू। ठीक है, एक सब्जेक्ट मैं और एक ऑब्जेक्ट यू। वैसे ही यहां पे शी और हर सेल्फ सेम है। ठीक है ना। फिर वी, अब वी कैन एंटरटेन अवर सेल्फ, हम खुद को एंटरटेन कर सकते हैं। ठीक है, हम खुद को एंटरटेन करने वाला कौन? हम। एंटरटेन होने वाला कौन? वो भी हम ही हैं। सो इस कंडीशन में क्या हो रहा है? इसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए क्या है? आपके लिए वर्ड्स हैं, ठीक, यहां पर मेंशन है। जैसे कि आई वर्ड के लिए वर्ड यूज होता है माई सेल्फ, यू के लिए यूज होता है योर सेल्फ, वी के लिए यूज होता है योर सेल्व्स। ध्यान देना, स्पेलिंग सब में जितने सिंगल है सब में एफ लगा है। जितने सिंगल हैं, जैसे ही के लिए हिमसेल्फ, शी के लिए हर सेल्फ, सब एफ से खत्म हो रहे हैं भाई। ठीक है, इट के लिए इट सेल्फ। लेकिन देखो जैसे ही प्लूरल आ गए, हम एक से ज्यादा हो गए, तो वहां पे वी ई एस। ठीक है, देम सेल्व्स, दे के लिए यूज होता है। ठीक है ना। सो आपको इसे याद रखना है। ठीक है, होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अगले टाइप, और उसमें भी थोड़ा ट्विस्ट है। ठीक है, ट्विस्ट क्या है? अब हम पढ़ रहे हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। क्या पढ़ रहे हैं? एम्फेटिक प्रोनाउन। और मजेदार बात यह है कि रिफ्लेक्सिव के वर्ड्स और एम्फेटिक के वर्ड्स सेम है, और इसी चीज में होता है कंफ्यूजन, और उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपका बड़ा भाई इस वीडियो को बना रहा है। ध्यान रखें, एम्फेटिक प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन में क्या है भाई? माई सेल्फ। ठीक है, और इसके पहले वाले स्लाइड में जब हम देख रहे थे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो वहां पर भी माई सेल्फ वर्ड का ही यूज हुआ था। वहां पे भी योर सेल्फ आया था, आवर सेल्व्स, देम सेल्व्स, हिम सेल्व्स, हर सेल्फ, इट सेल्फ, ये सारे वर्ड्स तो उस स्लाइड में भी थे। ठीक है ना। अभी क्या करना है? अब एम्फेटिक प्रोनाउन का फिर यूज ही क्यों हो रहा है? रिफ्लेक्सिव का तो समझ गए। ठीक है, बिना यूज के कोई चीज तो बनाई नहीं जाती है। चलिए समझते हैं। यहां क्या होता है? प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड ओनली टू प्लेस एम्फेसिस। एम्फेसिस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस, ठीक है, ऑन द सब्जेक्ट एंड आर नॉट एसेंशियल टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। मतलब कि ऐसे वर्ड्स जो सब्जेक्ट को थोड़ा इंपॉर्टेंट फील कराए। ठीक, जैसे आपने अगर पहली बार चाय बनाई तो आप क्या बोलते हैं? मैंने बनाया चाय आज। ठीक है, आप एक अलग तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना। वहां पर आप अपने को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। ठीक है, वैसे ही यहां पर भी, जैसे कि आई माई सेल्फ हैड टू डू ऑल द कुकिंग, सारा का सारा खाना बनाने का काम किसको करना है? मुझे करना है। ठीक है ना। तो आप क्या कर रहे हैं? खुद के ऊपर एक इंपॉर्टेंस फील करा रहे हैं, एक एम्फेसिस करा रहे हैं। और आपको अगर समझना है, खैर वो मैं अगले स्लाइड में बताऊंगा कि रिफ्लेक्सिव और एम्फेसिस को कैसे अलग अलग समझ सकते हैं। अभी के लिए समझिए। डिड रिया कुक ऑल दिस हरसेल्फ? ठीक है, ऑल दीज होना चाहिए था। ठीक है, क्या ये सब कुछ खुद रिया ने बनाया है? ठीक है, खुद रिया ने बनाया है। हम इंपॉर्टेंस है ना। फिर यू योर सेल्फ शुड डू इज, तुमको इसे खुद करना चाहिए। तुम्हें इंग्लिश खुद सीखनी चाहिए। जैसे आप सीख रहे हो ना, खुद ही वीडियो निकाल करके और आप देख रहे हो। ठीक है, दैट इज यू योर सेल्फ शुड डू इट। फिर शी विल डू इट हर सेल्फ, उसे खुद को ये काम करना चाहिए। ठीक है ना। अब अभी हमने देख लिया रिफ्लेक्सिव और देख लिया एम्फेटिक। अब हम समझते हैं इनमें डिफरेंस क्या है। चलिए समझते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन रहा तो फिर प्रॉब्लम बढ़ेगी। चाहे आप एम्फेटिक देख लो या रिफ्लेक्सिव देख लो, आपको सेम ही वर्ड्स मिलने वाले हैं। सो कब रिफ्लेक्सिव और कब एम्फेटिक, कब मैं उसे सही तरीके से यूज कर सकता हूं और कब यूज नहीं करना चाहिए। जैसे फर्स्ट सेंटेंस, आई स्पोक टू द प्रिंसिपल माई सेल्फ।
ठीक है, यू मस्ट ब्लेम योर सेल्फ फॉर द लॉस। अब ये दो सेंटेंस में ध्यान से देखो, ठीक है। एम्फेटिक का मतलब वो जो सेंटेंस में यूज होता है किसी चीज को, किसी पर्सन को इंपॉर्टेंट दिखाने के लिए, और एक चीज और था उसके डेफिनेशन में, ठीक है, इट डज नॉट हेल्प द सेंटेंस टू फॉर्म मीनिंग, ठीक है, मतलब इसके होने और नहीं होने से कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि अगर इस पार्ट को मैं हटा भी दूं, आई स्पोक टू द प्रिंसिपल, मैंने प्रिंसिपल से बात किया, इसको हटा देने से भी सेंटेंस के मीनिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अगर आपको जानना है कि वो रिफ्लेक्सिव है कि एम्फेटिक है, आप उस वर्ड को हटा करके सेंटेंस को रीड करो, अगर उसके मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं आया इसका मतलब वो है एम्फेटिक का, ठीक है। और रिफ्लेक्सिव के लिए वो वर्ड का होना बहुत जरूरी है। फर्स्ट सेंटेंस आई स्पोक टू द प्रिंसिपल, अब ये क्या हो गया, ये हो गया एम्फेटिक का। क्यों एम्फेटिक का हो गया? क्योंकि मैंने माई सेल्फ को हटा के देखा और सेंटेंस का पूरा क्लियर मीनिंग हो रहा है कि मैंने प्रिंसिपल से बात की। वो तो सिर्फ इंपॉर्टेंस दे रहा था कि मैं खुद बात किया प्रिंसिपल सर से, ठीक है ना, मैंने खुद ने इंपॉर्टेंस दिया इसने अपने आप को, ठीक है, उस काम के लिए। फिर यू मस्ट ब्लेम योरसेल्फ, चलो इसको हटा देते हैं, सपोज मैंने इसको हटा दिया, यू मस्ट ब्लेम फॉर द लॉस। फर्स्ट मीनिंग समझो, तुम्हें खुद को ब्लेम करना चाहिए इस नुकसान के लिए, इस हानि के लिए, ठीक है। अब अगर मैं इस योरसेल्फ वर्ड को हटा देता हूं तो बताओ यू मस्ट ब्लेम, किसको ब्लेम करना चाहिए? अब ये सेंटेंस का मीनिंग हो गया अधूरा, इसलिए ये जो सेंटेंस है वो है रिफ्लेक्सिव। क्यों? सब्जेक्ट भी वही और ब्लेम भी खुद ही कर रहा है, और किसको कर रहा है? खुद को ही कर रहा है, तुम्हें ही, तुम ही को ब्लेम करना है, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, यहां पे ध्यान दो, यहां पर योरसेल्फ ऑब्जेक्ट की तरह परफॉर्म कर रहा है, लेकिन यहां पे ऑब्जेक्ट कौन था? यहां पे ऑब्जेक्ट था प्रिंसिपल। मैंने किससे बात की? प्रिंसिपल से बात की, ठीक है, तो वहां पे ऑब्जेक्ट हो गया, ये एक्स्ट्रा था, ठीक है ना, सिर्फ इंपॉर्टेंस देने के लिए। यहां पर क्या हो रहा है, यहां अगर मैंने इसको हटा दिया तो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हट गया और फिर मीनिंग इसका हो गया इनकम्प्लीट। सो यहां पर इसका रहना जरूरी है, और ऐसे सेंटेंस जिसमें इन वर्ड्स का रहना जरूरी है, इसके बिना सेंटेंस का अगर मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा है सो वो है रिफ्लेक्सिव, ठीक है ना। इसके बिना आप सेंटेंस को कंप्लीट मीनिंग नहीं दे सकते हैं। चलिए, अब ही कट हिमसेल्फ, ठीक है, उसने खुद को चोट पहुंचाई। किसको पहुंचाई? अगर मैं इस वर्ड को हटा देता हूं तो ही कट, क्या काटा उसने? सेंटेंस क्लियर है क्या? नहीं क्लियर है, और नहीं क्लियर है तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव, ठीक है ना। He himself cut the cake, उसने खुद केक काटा। मान लो कोई छोटा सा बच्चा है 2-3 साल का और उसको केक काटना अभी अभी आया है, ठीक है, उसने अभी अभी सीखा और उसने खुद से केक काटा, ठीक है। अब इस हिस्से को काट के देखो, he cut the cake, उसने केक काटा, उसने खुद ने केक काटा, दोनों का तो एक ही मतलब हो रहा है। अगर मैं इसको हटा भी दूं तो सेंटेंस का मीनिंग पूरा है, इसलिए ये सेंटेंस क्या है? एम्फेसिस का है, ठीक है, एम्फेटिक प्रोनाउन। मैं चाहता हूं कि आप इन दोनों के लिए कमेंट बॉक्स में लिखिए कि कौन सा एम्फेटिक है और कौन सा रिफ्लेक्सिव है। चलिए, होप ऐसी मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं थोड़ा और आगे और करते हैं अपने काम को पूरा। यहां रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन जो रिलेट कर जाए, नाम से पता है, जैसे रिलेटिव कौन होते हैं? हमारे जो हमारे सगे संबंधी होते हैं वो रिलेटिव है। तो एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट कर दे उसको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे, ठीक है। प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू कनेक्ट, ये कनेक्ट करने के काम आता है। क्लैरिफाइंग इंफॉर्मेशन टू नाउन्स और अदर प्रोनाउंस विद अ सेंटेंस, ठीक है। कौन कौन से वर्ड्स है? हु। अब देखो, हु ना इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंदर भी आता है। जब आपको सवाल पूछना होगा तो आप हु का यूज करेंगे। जब दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ना है तो हु का भी यूज होता है कंजक्शन की तरह, ठीक है। और हुम है, हुज है, दैट है, विच है। जैसे राहुल हु इज अ टीचर ऑल्सो वर्क एज अ सोशल वर्कर। सो राहुल सोशल वर्क तो करता ही है, ठीक है। राहुल जो एक टीचर है, यहां सवाल नहीं पूछ रहे यहां टीचर कौन है। राहुल जो एक टीचर भी है वो सोशल वर्कर भी है। तो हमने क्या किया, इस वाले पार्ट से इस वाले पार्ट को ऐड कर दिया विद द हेल्प ऑफ हु। तो जब सेंटेंसेस को इस तरीके से बनाए जाएंगे वो होगा रिलेटिव प्रोनाउन। अगर आपको इस वाले पार्ट में प्रॉब्लम आएगी तो हमारा कंजक्शन का वीडियो आने वाला है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि कंजक्शन का जब वीडियो आए तो आप तक वो बहुत जल्दी से पहुंचे। हाँ, बेल आइकन भी क्लिक कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट, ऋषि इज द बॉय whom I was talking to। ऋषि
ऋषि वो लड़का है जिससे मैं बात कर रहा था। किससे बात कर रहा था? ऋषि से। तो दो सेंटेंसेस को आपस में इसने कनेक्ट कर दिया है, इस पार्ट को इस पार्ट से, किसने? whom ने, ठीक है। सो इसीलिए यूज होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, ये दो अलग अलग चीजों को आपस में रिलेट कर देता है। फिर यू कैन टेक विच एवर स्वीट यू लाइक। अब बहुत सारी मिठाइयाँ हैं, कौन सा मिठाई आप लोगे? सो जो तुम चाहो, विच एवर यू लाइक, ठीक है। यू कैन टेक, तुम ले सकते हो, क्या ले सकते हो? स्वीट। और कौन सी स्वीट? जो तुमको पसंद है। तो दो अलग अलग कंडीशन को आपस में इसने ऐड करा दिया। द स्टूडेंट who solved the maths problem was appreciated by the teacher। अब एक बच्चे को टीचर ने अप्रिशिएट किया, ठीक है, उसकी तारीफ कर दी। कौन से बच्चे की तारीफ कर दी? वो बच्चा जिसने मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व किया। एक डिफिकल्ट क्वेश्चन था, उसको सॉल्व कर दिया, टीचर ने उसकी तारीफ कर दी। अब एक बच्चे ने मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व किया, एक बच्चे की तारीफ टीचर ने कर दी। ये दो अलग अलग कंडीशन थे, दोनों को किसने जोड़ दिया? दोनों को जोड़ने का काम किया है इस वर्ड हु ने। सो इसलिए ये हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। यहाँ पे ये सवाल नहीं पूछ रहे, इसलिए ये इंट्रोगेटिव बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। यार डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या समझते हो? जैसे मिठाइयाँ हैं, क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, बांट देते हैं, बांटने को, ठीक है। यहाँ थोड़ा थोड़ा वैसा ही मीनिंग है। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब, अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कंसिडर्स मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप सेपरेटली। मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप सेपरेटली। मान लो हमारे पास क्रिकेट टीम के अंदर कितने प्लेयर्स होते हैं? 11 प्लेयर हैं। तो हर एक प्लेयर को मैं एक एक इंडिविजुअल से डिस्कस कर रहा हूं। या हमारे क्लास में अगर मान लो 30 स्टूडेंट्स हैं, तो हर एक बच्चा, तो डिस्ट्रीब्यूटिव एक एक के बारे में बात करता है, पूरे क्लास के बारे में बात नहीं कर रहा है, एक एक बच्चे के बारे में बात कर रहा है। तो ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है जो किसी ग्रुप के सिंगल पर्सन को ही डिनोट, या सिंगल नाउन को ही डिनोट करेगा। जैसे नाइदर ऑफ देम इज अ गुड प्लेयर, ठीक है। हम किसी एक टीम के बारे में बात करें, मान लो हमारे स्कूल का एक टीम है, ठीक, क्रिकेट टीम, और उसमें अभी तक कोई भी अच्छा प्लेयर नहीं है। तो क्या कह रहा है कि नाइदर ऑफ देम इज अ गुड प्लेयर, मतलब उस टीम के जितने भी लोग हैं क्रिकेट के या फुटबॉल के, उसमें से एक एक बच्चा भी सही नहीं है, वो अच्छे प्लेयर नहीं है। एवरीवन मस्ट फिनिश द वर्क, ठीक है, काम तो पूरा करना है। जैसे टीचर आती है क्लास में कहती है एवरीवन मस्ट फिनिश द वर्क। सो वो एक एक बच्चे के बारे में बात कर रही है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि वो पूरे क्लास को एक साथ रिप्रेजेंट कर रही है, वो हर एक बच्चे से उसको मतलब है, हर एक बच्चे की कॉपी चेक करनी है। सो एक एक के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव का काम ही वही होता है कि वो पूरे ग्रुप के एक एक बच्चों को या लोगों को सेपरेटली टारगेट करता है। द टीचर टॉक्ड पर्सनली टू ईच ऑफ आवर पेरेंट्स। तो पेरेंट्स तो बहुत सारे गए थे पेरेंट्स टीचर मीटिंग में, लेकिन उसने हर एक पेरेंट से बात करी है, एक एक, पूरे ग्रुप में बुला के सबको कुछ नहीं ज्ञान दिया है, उसने एक एक से बात की है। फिर नन विल वर्क हार्ड टू गेट द रिवॉर्ड। रिवॉर्ड पाने के लिए कोई भी मेहनत नहीं कर रहा है या कोई भी मेहनत नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी डिमोटिवेटेड है। रीजन कुछ भी हो, नन। हम लोग फिर से एक एक के बारे में बात करें, तो जब हम सिंगल के बारे में बात करेंगे तो वो हम यूज करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के लिए। वर्ड्स कैसे आएंगे? ईच, एवरी, आइदर, नीदर, नन, नो वन, एनी, एवरीवन। अब इनसे सेंटेंसेस बनाना अगर आपको सीखना है तो उसके लिए हम एक अलग सा वीडियो बनाने वाले हैं, आप वहां पे जाकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अगले टाइप में, that is reciprocal pronoun, ठीक है। pronouns that are used to refer to a mutual set of people। जब आप mutual set कहने का मतलब होता है जब एक दो को आप आपस में लेकर के चलते हैं। अभी हम सिंगल के बारे में बात करें डिस्ट्रीब्यूटिव में, अब हम आपसी संबंध के बारे में बात करेंगे, जैसे कि ईच अदर। फिर ईच अदर्स, एक दूसरे का, ठीक है, एक दूसरे से, एक दूसरे का, वन अनदर, ठीक है, वन अनदर्स, ये सब वर्ड्स यूज होते हैं। देखते हैं, वी नीड टू हेल्प वन अनदर, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, म्यूचुअल, आपसी में, ठीक है। हमें, जैसे मैं आपको सिखाऊं, आप उसके बदले में क्या करें, थोड़े से कमेंट करें, लाइक करें, वीडियो शेयर करें, तो ऐसे ही तो करेंगे एक दूसरे की हेल्प। वी नीड टू हेल्प वन अनदर, ठीक है। दे हैड रिमेंबर्ड ईच अदर्स एड्रेस, उनको एक दूसरे का एड्रेस याद था, एक को ही याद नहीं था, दूसरे को भी पहले वाले का एड्रेस याद था, ठीक है।
फिर पीटर एंड हैरी टीच ईच अदर, ठीक है, पीटर और हैरी एक दूसरे को पढ़ाते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स ऑफन स्टे इन वन अनदर्स हाउस, जो बच्चे होते हैं ना जो कॉलेज जाते हैं, ठीक है, या हॉस्टल में रहते हैं, वो एक दूसरे के घर में पीजी में रुक जाते हैं। अब वो पढ़ाई करने के लिए हो, पार्टी करने के लिए हो, मौज मस्ती के लिए हो, ठीक है, या प्रोजेक्ट बनाने के लिए हो, तो वो एक दूसरे के घर पे, एक दूसरे, तो हम जब रिलेट करते हैं ना एक या एक से ज़्यादा लोगों को आपस में, तो फिर हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। चलिए आगे बढ़े। अगर आप वीडियो में यहाँ तक हैं मतलब आप एक सीरियस इंग्लिश लर्नर हैं एंड आई अप्रिशिएट योर पेशेंस, ठीक है। फिर इनडेफिनेट प्रोनाउन, इनडेफिनेट का मतलब ही होता है अनिश्चित, ठीक है, जब चीज़ें अनिश्चित हो, जैसे दरवाजे पर कौन है, ठीक है, इनडेफिनेट है, ठीक है, जैसे दरवाजे पर कोई है, कोई तो है लेकिन कौन है हमें वो पता नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में हम इनडेफिनेट प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। चलिए देखते हैं। Pronouns that are used in reference to a person or thing that is not specific, जब आप निश्चित नहीं हैं या फिर आप उसके बारे में नहीं जानते हैं तो indefinite pronoun, जैसे मुझे कोई बुलाने आया था, अब जब मुझे पता नहीं कि कौन बुलाने आया था तो मैंने वर्ड यूज़ किया है कोई, ठीक है, तो ये जो वर्ड है कोई वो दिखा रहे कि अनिश्चितता है, कोई भी हो सकता है, ठीक। जैसे कि I found everything I was looking for, मुझे हर वो चीज़ मिल गई जो मैं ढूंढ रहा था। अब बताओ क्या मिल गया, ठीक है, नहीं कह सकते ना, वही तो है इनडेफिनेट, अनिश्चित, ठीक। जैसे कि एवरीबडी रीच्ड हियर ऑन टाइम, हर कोई यहाँ समय पर पहुंच गया, हर कोई मतलब कौन, अनिश्चित, ठीक है, जिनको भी आना था पहुंच गए। नथिंग हैपेंड यस्टरडे, कल कुछ नहीं हुआ, अब क्या नहीं हुआ वो भी नहीं पता। फिर समबडी टुक माई बैग फ्रॉम द शेल्फ, शेल्फ से किसी ने मेरा बैग ले लिया, किसने लिया नहीं पता, जब नहीं पता होगा तो इनडेफिनेट प्रोनाउन का यूज करेंगे जब कोई नाउन अनिश्चित होती है, ठीक है। अब इसके लिए कौन कौन से वर्ड्स हैं, एवरीवन, एवरीबडी, एनीवन, एनीबडी, समबडी, मोस्ट, ऑल, ठीक। फिर ईच, एवरी, सम, नन, वन, फ्यू, बोथ, मैनी, सेवरल, ठीक है। इसके लिए हम अलग से सेपरेट वीडियो तो बनाएंगे ही कि इन वर्ड्स को किस तरीके से यूज करते हैं, बट अभी आपको समझना है कि ये इनडेफिनेट प्रोनाउन के अंदर आता है, ठीक है ना। सो होप आपको ये पूरा प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। सारे टाइप्स हमने डिस्कस किए, हमने एग्जांपल्स लिया, इसकी प्रैक्टिस के लिए हम और भी वीडियोस लेकर आते रहेंगे। अभी ये क्लास 2 था, अब हम क्लास 3 लेकर आने वाले हैं जिसमें हम एडजेक्टिव की प्रैक्टिस करेंगे। हमने नाउन के लिए ऑलरेडी वीडियो पोस्ट किया हुआ है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।